हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पोयम अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इसका हम आज सेकंड पार्ट करेंगे। पार्ट सेकंड की बात करेंगे। आपको याद है पार्ट फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्टरी और स्टेंजा फर्स्ट को डिस्कस किया। थीमेटिकली इस पोयम को 4 स्टेंजाज में हमने बांटा। उसमें पहला स्टेंजा पार्ट फर्स्ट में पोइट से रिलेटेड, पोएम से रिलेटेड सारा और थीमेटिक हमने डिस्कस किया। तो हम आगे इस पोएम को बिना किसी तरह की बैक इंफॉर्मेशंस के, जो कि पार्ट फर्स्ट में बहुत अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया, आगे बढ़ते हैं। कवि बात करता है, कवि ने पार्ट जो फर्स्ट था उसमें स्टेंजा फर्स्ट की लाइन में बात ये कह रहा है कि जो ये शहरी जो लोग हैं इनके पास पैसा है, और पैसा है तो उसने ये कहा कि आप कंजूस क्यों बनते हैं। इसका मतलब है वे गरीब ग्रामीण गरीब किसान जो ये उम्मीद करते हैं कि उनसे कोई उनकी चीज खरीदे, और शहरी जो पैसा है कैश उनको मिले। और इसी क्रम में वाई कीप योर मनी, और ब्रैकेट में आप देखो दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। यहां हम देखेंगे पोइट स्पीक्स वेरी इंटरोगेटिवली। कवि ने बड़ा सवाल उठाया, और ये सवाल शहरी, और शहरी से मतलब है दोज हु आर सक्सेसफुल अर्बन लाइफ में जो बहुत सक्सेसफुल है, जिनके पास पर्याप्त पैसे का आदान प्रदान है, पर्याप्त अमाउंट ऑफ मनी है। तो उनसे क्या कह रहा है कवि, वाई कीप योर मनी, फिर आप अपना पैसा क्यों कंजूसी बरतते हुए रखते हो, इनको क्यों नहीं आप देते हो दिस क्रॉसिंगली। इसका यह मतलब हुआ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ब्रैकेट और इन्वर्टेड कोमास में यदि पोइट्री की रनिंग लाइन में कवि इस तरह से लिखता है तो वो समझाने के लिए होता है। यहां कवि एक प्रकार से कह देंगे क्रॉसिंगली, ये आस, ये पोट्स अ क्वेश्चन, दैट मीन्स पोइट इज एंग्री। और किससे एंग्री है, उनके इस व्यवहार से। कौन सा व्यवहार है उनका, कि वे इन ग्रामीणों को पैसा आदान प्रदान करके, एक्सचेंज करके हेल्प नहीं करते। आपको याद है ग्रामीण जो उम्मीद करते हैं कि ये शहरी लोग उनसे चीजें खरीदें, और भीख बिल्कुल नहीं मांगते, कीपिंग देयर सेल्फ रेस्पेक्ट। फिर आप देखो, एंड द हर्ट टू द सीनरी वॉन्ट बी माई कंप्लेंट। आप देखो वे लोग क्या करते हैं, जो शिकायत करते हैं कि इन्होंने, ग्रामीण लोगों ने सड़क के यहाँ अलग से एक्स्ट्रा पार्ट निकाल के ढाबा या छोटी दुकान या घुमटी लगा के, और इन्होंने सीनरी खराब कर दी। पोइट कहता है कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। कवि का मतलब यह है, यहां बहुत बड़ी बात है, अनसेड, सोरो अनसेड। देखिए यहां पर मीन्स सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, ये लाइन बड़ी मार्मिक है, इसका बड़ा लिटरल मीनिंग है। अरे भाई सवाल ये है कि उनका जो दुख है, और कौन सा दुख है, जो अनसेड है। अनसेड कहने का मतलब है किसी ने नहीं समझा, किसी ने नहीं जाना उनके दुख को, टेल अनटोल्ड, उनके दुख की कहानियां जो किसी ने नहीं जानी। अब किसी ने नहीं जानी, किसकी तरफ इशारा है, एक तो कवि का इशारा है सोसाइटी की ओर, सोसाइटी ने नहीं जानी।
एक आपका ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज ऑथोरिटीज जो है उसने नहीं जानी, और एक किसने, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने नहीं जानी। इनकी तरफ इशारा कर रहा है। कभी उनको नहीं जाना, उनका दुख। अब ये दुख क्या हो सकता है? ये दुख हो सकता है अनकहा दुख, बिन कहा दुख, किसी ने जाना नहीं। उनके अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, उनका जो प्रोड्यूस है उसको बराबर दाम नहीं मिलता, ये समस्या है। वे असुरक्षित है, गवर्नमेंट के हिसाब से जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। ये सारा दुख है। दैट इज द क्वेश्चन। कवि ये कह रहा है कि सवाल ये है, हियर फार फ्रॉम सिटी। और ये सारा आपको एलिट्रेशन पर्पज से भी आप देख रहे होंगे, फार फ्रॉम सिटी, एलिट्रेटिव। दूसरा है ये आपका मैथ्यू 25 की लाइंस बाइबल में आती है, और उसमें आता है मेडिंग क्राउड। और ये अलग अलग कवियों ने कहीं जगह मेंशन की है, जैसे एलिजी रिटर्न कंट्री चर्चयार्ड में थॉमस ग्रे ने भी ये मेंशन की है। और कहने का मतलब क्या है कि शहर के लोग इन ग्रामीणों के दुख से दूर रहे, इन्होंने कभी नहीं समझा। आया ना आपका, हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक ओवर रोड साइड स्टैंड। हम जो रोड साइड जो स्टैंड, जो ये छोटी मोटी घुमटी या छोटा मोटा कुछ उनका जो प्रोड्यूस वो बेचने के पर्पज से जो ठिया बनाते हैं, इसको किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं समझा। शहर वाले लोगों की जो सिंपैथी है ग्रामीणों पर नहीं है, सरकार की नहीं है, हायर ऑथोरिटीज ऑफिसेस की नहीं है, पब्लिक की नहीं है। ये वो कवि यहाँ हायर कर रहा है। और आपको ध्यान हो बच्चों, मॉडर्न पोइट्री का सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि डे टू डे प्रॉब्लम रिलेटिंग टू पब्लिक, पब्लिक की जो समस्याएं हैं उनको कविता के माध्यम से कवि की महती ड्यूटी बनती है कि वो उठाए। पोइट्री लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। आपका साहित्य क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है। और अमेरिका में उस समय बहुत सारी ऐसी स्थितियां थी जो हमने पार्ट फर्स्ट में भी आपको हाईलाइट की कि क्या रीजन था। दो कारण थे वहां पर, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक मॉडर्नाइजेशन, और जिसकी वजह से बड़ा गैप था वहां पर। मैं आपको कहूं कि इस कविता को डील करते समय मुझे कुछ कविताएं हिंदी कवियों की याद आ रही है। आप ये देखो, कहीं आपने पढ़ा हो या आप देखना कितना दर्द है इस कविता में। और वो यूं मान लीजिएगा कि आपके लेवल से हम इसको बहुत ज्यादा लेंदी होने से बचाते हैं। आपके टू द पॉइंट एज पर योर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू बोर्ड एग्जाम और आपके कॉम्पिटिशन्स में उसी तरह से बात करते हैं, बाकी कोरिलेट करने का जब प्रयास करते हैं। हिंदी पोइट नागार्जुन की एक कविता मकान, और एक कविता हरिवंश राय बच्चन की, और आपका सौंधी सुगंध। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो निराला की जो पोयम है तोड़ती पत्थर, और इस तरह से बहुत सारे हिंदी कवियों की कविताएं इस कविता से रिलेटेड, इसकी थीम से रिलेटेड है। क्या कह रहा है बच्चों? एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी। अरे भाई हम क्या चाहते हैं? फॉर सम सिटी मनी, शहरी धन की अपेक्षा करते हैं। और जिसकी जनरली क्या है, उपेक्षा होती है। ये किसान तो क्या करते हैं, ग्रामीण तो क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं। किसकी अपेक्षा करते हैं? कि शहरी लोग जिनके पास कैश है, और वो कैश इनको एक्सचेंज में मिले, चीजों को लेने खरीदने में, ताकि इनका भी रोटेशन चले। आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। याद है ना आपको? टू फील इन हैंड का मतलब है इन केस, टू ट्राई
इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, इसलिए कि हमारा जीवन चले। यहां टू ट्राई टू मेक अवर बीइंग, हमारी लाइफ को एक्सपेंड मीन्स, एक्सपेंड मीन्स दो आपका मीनिंग हो सकता है। क्या कहना चाह रहा है कवि कि उनकी जिंदगी का विस्तार, विकास, डेवलपमेंट। अब भाई डेवलपमेंट कैसे होगा? उनके पास केस होगा तो केस से उनका रोटेशन बढ़ेगा, उनकी जो लाइफ का जो स्तर है वो बढ़ेगा। ये यहां कवि बात करना चाह रहा है। एंड दैट द पार्टी इन पावर, अब यहां तो बहुत ही बड़ा है, यहां क्या है? सटल, सटल आयरनी, जानते हो ना आप बच्चों? सटल आयरनी एक बहुत मार्मिक व्यंग्य के साथ कवि सरकारों की तरफ, पार्टीज की तरफ और हायर ऑथोरिटीज की तरफ इशारा करता है। देखो क्या कह रहा है, दैट द पार्टी इन पावर, वहां किसी भी देश, किसी भी समाज की जो गवर्नमेंट है, जो पार्टी पावर में, दैट मीन्स गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट जब ध्यान दे, दैट द पार्टी इन पावर इज सेड, क्या कहती है? टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, क्या? अरे भाई वो कहना चाह रहा, वादा खिलाफी जो पार्टीज करती है, झूठे जो वादे करती है, क्या कहती है कि इन ग्रामीणों की स्थिति को सुधारेंगे, इट इज इन द न्यूज। पार्टीज ने जो कहा, मीन्स याद है ना आपको, जैसे पार्टी जब इलेक्शन के लिए अपना जो है प्रोपेगेंडा करती है या मैनिफेस्टो जारी करती है, तो मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें वो हाईलाइट करती है कि यदि हम गवर्नमेंट में आएंगे ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो न्यूज में अखबारों में ऐसी खबर है कि इन ग्रामीणों का वो विकास करेंगे। न्यूज दैट ऑल दीज पीटीफुल किन, यहां वर्ड यूज किया बच्चों पीटीफुल, और एक वर्ड यूज किया किन। तो किन मीन्स तो होता है आपका रिलेटिव्स, की मीन्स होता है फैमिली, और कौन है? पीटीफुल। अब ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ? पीटीफुल किन कौन हुआ? गरीब किसान, उनके लिए क्या करेगी? आर टू बोट आउट एंड मर्सीफुली गेदर्ड इन। ऐसा है खबरों में कि जो पावर में जो पार्टी है, मीन्स रूलिंग पार्टी है, दैट मीन्स जो सरकार है, इन ग्रामीणों के लिए, इनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए कुछ करेगी। क्या करेगी भाई? टू लिव इन विलेजेस, ग्रामीणों के लिए जो गांवों में जो निवास करते हैं। नेक्स्ट टू थिएटर, ये घोषणा उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या कहा? अखबारों में जो आया कि वो थिएटर बना देगी उनके लिए, थिएटर। एंड द स्टोर, एंड द स्टोर, गांवों के अंदर, कस्बों के अंदर क्या करेगी? सरकार ने घोषणा की, अखबारों में ऐसी खबर है कि उनके लिए गांवों में क्या कर देगी? थिएटर बनाएगी, और ऐसे बड़े स्टोर्स बनाएगी वेहर जहां दे कौन? किसान won't have to think for themselves anymore। अब उनको इस तरह का ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। अखबारों में रूलिंग पार्टी की ऐसी खबर है कि गवर्नमेंट इनके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रही है, और न केवल मूलभूत सुविधाएं। यदि हम थिएटर की बात करते हैं और यदि स्टोर की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट एक कम्युनल डीमार्ट्स की व्यवस्था करेगी उनके लिए गांव में, जहां पर क्या होगा? बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलेगी, और
उनके लिए मनोरंजन के लिए थिएटर बनाएगी। अब यहां आप देखेंगे, बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करो। पोइट स्पीकिंग वेरी आयरनिकली, कवि यहां बड़ा आयरनिकल बात कर रहा है। और कैसे बात कर रहा है आयरनिकल? इस तरह से बात कर रहा है, देखिए, जिन किसानों के लिए आजीविका कमाने के मूलभूत संसाधन नहीं है, उनकी छोटी मोटी जो प्रोड्यूस है, जो चीजें हैं, उनको शहर के लोग प्रेफर नहीं करते। और यहां सरकार घोषणाएं कर रही है, अखबारों की खबर बनी हुई है कि उनका जीवन स्तर जो है ऊंचा उठा दिया जाएगा, ऐसी घोषणा। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, बहुत ही बड़ा आपका एक प्रकार से आयरनी कहेंगे, सेटायर कहेंगे। यहां पोइट सेटायरिकली बात कर रहा है। क्या कह रहा बच्चों? देखो वर्ड यूज किया, ग्रीडी और गुड और डूअर्स। किसकी बात कर रहा है? गुडी गुडी पीपल, यू नो, गुडी गुडी पीपल। गुडी गुडी पीपल, ग्रीडी, लालची, जो ऊपर से अच्छे दिखते हैं। किसकी बात कर रहा है? गवर्नमेंट के अधिकारियों की बात कर रहा है, राजनेताओं की बात कर रहा है। जो ये सारे कौन है? लालची है, लालची। कवि ने बहुत बड़े व्यंग्य के साथ बात को रखने का प्रयास किया कि सरकार में जो लीडर्स हैं और गवर्नमेंट में जो ऑफिसर्स हैं, इनके लिए बताया दिया जाता है कि इनके लिए प्लान्स हैं, इनके भविष्य को अपलिफ्ट करने की योजनाएं हैं, लेकिन ये सब कवि बड़े ही सटायरिकल बोल रहा है। बेनेफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये लाइन, दिस लाइन इट सेल्फ द heart of this poem for the purpose of a satirical approach। इस कविता का यदि सटायरिकल अप्रोच में सेंटर ढूंढा जाए तो ये लाइन मेन है जिस पर्पज से पूरी कविता को बुना गया है। क्या कह रहा कवि? अरे ये लालची हैं और इनको क्या कह दिया? बीस्ट ऑफ प्रे। प्रे, प्रे मीन्स शिकार करना, टू हंट। और आप देखो वर्ड कितना अच्छा यूज किया है, बीस। बीस किसके लिए यूज किया है? पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, लीडर्स। और इसका मतलब ये हुआ, इतना कड़वे शब्दों में, यदि इतनी कठोर भाषा में कवि बात कर रहा है, तो कवि का आज से इतना सा है कि ये सब स्वार्थी हैं। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग और बेनिफिट्स। यहां आप देखिएगा, स्वार्म बता दिया, स्वार्म। और वैसे वर्ड को यदि लेंगे ना आप, स्वार्म, तो क्या होता है? मधुमक्खियां एक साथ किसी पर टूटती है शिकार करने के लिए, या जैसे शिकारी कुत्ते किसी शिकार पर टूटते हैं, ऐसा इनको बताया कि ये इन पर इस तरह से अटैक करते हैं। स्वार्म देयर लाइव्स, क्या? एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, उनको इस तरह का सपना दिखाते हैं। That are calculated to soothe they out of their wits। उनको क्या किया जाता है? यहाँ सूद, सूद का मतलब है कन्विन, परसुएड। उनको इस तरह से सूद किया जाता है, उनको इस तरह से रिझाया जाता है। और एक्चुअली क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारी चीजें उनके खुद के बेनिफिट के, उनको ऐसे कैलकुलेट करके, कैलकुलेट करने से क्या मतलब हुआ यहाँ? अरे भाई, उनको गुणात्मक रूप से उनको ऐसी आशा बंधाई जाती है, उनसे ऐसा कहा जाता है, ऐसा किया जाएगा आपके लिए, ऐसा किया जाएगा, इन गरीबों को
इनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए ऐसा किया जाएगा, लेकिन कवि का बारीकी से इशारा ये है कि ये सब ये शिकारी हैं, शिकारी, ये इनका शिकार करते से मतलब है शोषण करते हैं। मीन्स एक वर्ड यूज करो आप, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन। बच्चों पहला जो स्टेंजा था इस कविता का जो हमने डिस्कस कर लिया पार्ट फर्स्ट में, वो कैसा था, डेस्क्रिप्टिव था। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है, रेफ्लेक्टिव है। रेफ्लेक्टिव, इसमें पोइट क्रिटिकली, क्रिटिसिज्म ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का क्रिटिकल एनालिसिस कवि बताना चाह रहा है। और क्या कह रहा है आगे देखो, एंड बाई टीचिंग, उनको ये सिखाया जाता है, देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, destroy their sleeping at night the ancient way। यहां ये कहा जा रहा, उनसे वादा किया जा रहा है, वादा कौन सा, झूठा, कि आपका जीवन स्तर बढ़ जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा, आप फिर आराम से सोएंगे। आराम से सोएंगे से क्या मतलब है, देखिए ग्रामीण जो है, गरीब, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे क्या करते हैं, वो रात दिन वो अपनी आजीविका चलाने के लिए मेहनत करते हैं। और क्या कहा गया कि यहां एक वर्ड आया है, एंशियंट वे। एंशियंट वे से मतलब है जैसे इनके पूर्वज या हमारा पुराना तरीका था। क्या था कि सोसाइटी में शांति थी, लोग कंफर्टेड एट द हार्ट एंड देयर वाज नो सोरो। क्या ये रेस्टफुल होंगे, ऐसे वादे। तो आप देख रहे हैं ना, इसे पूरे टोटल इस स्टेंजा में आपका क्रिटिकली थ्रू द सटल आयरनी पोइट इज आस्किंग, पोइट puts a question to the society, to the government, to the officers। और वो कहता है कि क्या इस तरह से इनका भला होगा। आज समाज की जो स्थिति है ये दोहरे मापदंडों की वजह से है। कवि ने रीजन दे दिया है क्यों, वाई पुअर्स आर पुअर, वाई दे आर स्मूथ इन इकोनॉमिक, वो इकोनॉमिकली स्मूथ क्यों है, वो क्यों गरीब है, इसका कारण दे रहा है, देयर आर टू लॉज, दो तरह के मापदंड है। क्या, गरीबों को बड़ा मोनोपोलिकली, बहुत ही दूरस्थ तरीके से, बनावटी तरीके से उनको ठगा जाता है। ये हमारा स्टेंजा है। अब हम लेंगे अगला स्टेंजा, और जिसमें कविता की पूरी बात, आपका थर्ड जो स्टेंजा रहेगा, उस थर्ड स्टेंजा में ये बात आगे बढ़ेगी। और बच्चों लास्ट का जो स्टेंजा है आप पढ़ेंगे, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे जब आपको पता लगेगा कि उसमें कवि सिंपैथी रखता है किनके साथ, इन गरीबों के साथ। तो लीजिए अगला हम पढ़ते हैं। लो देखिए, फिर हम इधर यहां से लेते हैं इस स्टेंजा को, नेक्स्ट स्टेंजा को। अब आपका थीमेटिकल हम जब डिस्कस कर रहे थे तो ये पूरा आपका 4 स्टेंजा थे और हमने 3 स्टेंजाज डिस्कस कर लिए। अब आप ये देखिए कि यहां से पोइट क्या कह रहा है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर। यहां इन लाइंस में जब हम चलेंगे तो आप देखो, यहां जो कवि है उन गरीब किसानों, ग्रामीणों के दुख से खुद दुखी हो गया है और वो कह रहा है, इस पीड़ा को, इस दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता। हार्डली बियर, इट्स नॉट इन माई पावर, इट्स बियॉन्ड माई पावर।
इट पेन्स मी, ये मुझे बड़ा दर्द देती है, इसका ये मीनिंग होगा। आप एक और चीज नोट करना, पोइट इन स्ट्रेंजर्स में लाइंस में देखो आई का प्रयोग कर रहा, यहां देखो आई का प्रयोग कर रहा, आई केन, समटाइम्स आई, और स्ट्रेंजर में और जगह भी आपको दिखाई देगा बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट आई यूज किया है। और मैंने आपको पोइट्री में, हमने पोइट्री के पढ़ने पढ़ाने में डिस्कस किया, जब कवि आई का प्रयोग करता है तो वो कौन सी होती है, वो हो जाती है आपकी सब्जेक्टिव। कैसी पोइट्री हो जाएगी वो, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव व्हेन पोइट includes himself with the theme or the idea of the poem। यहां देखो the thought of so much, ये जो विचार है ना, कौन सा विचार ऊपर आपको दोनों स्ट्रेंजर्स में हमने समझा क्या, इन गरीब किसानों की जो होप उम्मीद है कि यहां से गुजरते जो शहरी लोग हैं चमचमाती गाड़ियों में, वो उनकी हेल्प करे, लेकिन कोई उनकी सहायता नहीं करता। और एक और इससे बड़ी बात यह है कि उनको शिकायतें करके चले जाते हैं। शिकायतें क्या, देखा ऊपर की लाइन में, आपने यहाँ का लैंडस्केप खराब कर दिया, साइन बोर्ड का पेंट खराब कर दिया, आपके वहां जो साइन है एन और एस, नॉर्थ और साउथ, ये डिस्टर्ब कर दिया, इस तरह की शिकायतें करते। पोइट हैज सिंपैथी विद दीज पुअर। और बच्चों, मैं आपसे पहले भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी कह रहा था, मैंने आपसे कहा कि हमारी बहुत सारी ऐसी हिंदी कविता हैं जिनसे इसकी थीम मिलती है। और मैंने आपसे कहा कि हरिवंश राय बच्चन की हम बात कर लें, या हम एक बहुत बड़ी हिंदी की प्रसिद्ध कविता है जयशंकर प्रसाद की कविता है आंसू, जिसको मैं जनरली एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में भी मेंशन करके कोरिलेट करता हूं। और यहां भी जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू बहुत इस कविता की थीम को टच करती है। और वहां कवि क्या कहता है, कवि इन जनता जनार्दन, इन ग्रामीणों से, ये जो डिप्राइव्ड जो पीपल हैं, इनके साथ इतना सिंपैथाइज हो जाता है, उनके दर्द से इतना दर्द महसूस करता है। जैसे उसमें कविता में, जयशंकर प्रसाद की कविता में कहा, क्या कहा, मानवता के आंसू बनकर और बह जाऊं इस जंग के संग। इसका मतलब है यहां वही भाव कवि दे रहा है। क्या कह रहा है कवि, The thought of so much childish longing in vain। यहां जब आया हार्डली बियर, मुश्किल से ही इस स्थिति को मैं महसूस कर पाता हूं। मैं इनसे ये कह रहा, पोइट नॉट एबल टू बेयर दिस कंडीशन ऑफ दीज पुअर विलेजर्स और द फार्मर्स। तो कवि में द थॉट ऑफ सो मच, उसमें इस तरह का जो विचार है, यहां वर्ड आया चाइल्डिश लॉन्गिंग। ये आपका चाइल्डिश जो वर्ड है, इसका यहां पर फुलिशली, और लॉन्गिंग मीन्स सोच कैसा, इन वेन, क्या सोच लेता है कवि, ये सोच लेता है कि इन गरीबों का, इन किसानों का दुख कब दूर होगा, इनको क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। लेकिन ये सब बेकार है।
इनकी सहायता नहीं, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो। आपका क्या प्रयोग हुआ, या पर्सोनिफिकेशन प्रयोग हो रहा है। सैडनेस, सैडनेस क्या है, एक आपका भाव है, दुखी। ये कोई जो है किसी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई, लर्क्स, छिपे रहना, दबे रहना, दबकर किसी चीज का इंतजार करते रहना। इसलिए क्या हुआ, इसको पर्सोनिफाइड किया, नियर द ओपन विंडो देयर, खिड़की के नजदीक। अरे भाई, उन गरीबों के दुख की बात है। कौन इंतजार करता है, वहां बैठा हुआ। विंडो से क्या तात्पर्य, ये तो वो आपका रोड साइड शेड से कहो, खिड़की के पास बैठे बैठे हैं वो गरीब किसान किसी सहायता की उम्मीद करते हैं कि कोई आए और उनकी उम्मीद को जो है पूरा करे। दैट वेट्स ऑल डे, सारे दिन कंटिन्यूअसली वे किस तरह से इंतजार करते हैं, इन ऑलमोस्ट इन ओपन प्रेयर। यहां एक और वर्ड आया, ऑलमोस्ट इन ओपन प्रेयर। दे प्रेयर फॉर द हेल्प एंड दे प्रेयर टू गॉड। किसको, वे स्पिरिचुअली सोलली दे आर वेरी प्योर। वे इधर उधर की कुछ बातें नहीं जानते। दुनियादारी के जैसे लोग हैं, जैसे वो हेरा फेरी करते हैं, ऐसा नहीं। वे सीधे प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर उनकी कोई सहायता करे। और उसमें सबसे बड़ी प्रार्थना वो क्या करते हैं कि यहां से जो चमचमाती गाड़ियां ये जो जा रही है, ये जो लोग हैं ये रुके। आया यहां देखो आप, फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स। स्क्वेल के मतलब है आपका साउंड, आवाज करना। गाड़ी के ब्रेक लगते हैं ना, और ब्रेक लगने के बाद जैसे गाड़ी जैसे साउंड करती है, मीन्स गाड़ी के रुकने की। ये देखो आपका यहाँ वर्ड है ब्रेक, BRAKES। आपने स्पेलिंग पढ़ी होगी BREAK। अब बहुत सारे बच्चे आपके स्तर पे, इस स्तर पे, स्कूलिंग स्तर पे परेशान हो जाते हैं बहुत सारे ऐसे स्पेलिंग से जो समझनी पड़ेगी आपको। वर्ड फॉर्मेशन समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वर्ब और नाउन होने पर, जैसे मैं आपसे बात करूं, बहुत सारी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्लियर नहीं कर पाते। जैसे बात और आपका BATHE ऐसा भी लिखा मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा। अब इन दोनों वर्ड में क्या अंतर है, ये दोनों वर्ड आपको ग्रामेटिकल ये आपका नाउन है और ग्रामेटिकल ये आपका वर्ब है। ऐसे ब्रेक्स में कंफ्यूज नहीं होना। गाड़ी के जो ब्रेक लगते हैं उसके लिए वर्ड यूज हुआ, द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार। ये क्लियर हो गया। किसके लिए प्रार्थना करते हैं वो, कि कोई गाड़ी आए, रुके, और रुकते समय उनकी जो आवाज होती है, मीन्स वो ये चाहते हैं कि उनके इस रोड साइड स्टैंड पर, उनकी खिड़की के पास कोई गाड़ी आए, मीन्स शहरी व्यक्ति आए, रुके और पूछे ऑफ ऑल 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास। अब यहां आपको याद है ना, सटल आयरनी, सटल आयरनी, आपका सटल आयरनी का प्रयोग किया। लोगों को क्या बता दिया, सेल्फिश एग। उसमें स्टेंजा में आपके वर्ड आया था, क्या एक वर्ड आया था ना, ग्रीडी गुडी डूअर्स। और ग्रीडी गुडी डूअर्स मीन्स ये दिखावटी लोग। दिखाने में ये ऐसा दिखाते हैं जैसे इनकी सिंपैथी हो गरीबों के साथ।
पर ये उनकी हेल्प नहीं करते, इसलिए वो फाल 1000 वहां से हजारों गुजरते हुए ये स्वार्थी शहरी लोग इनकी कारों में बैठे हुए देट पास वहां से गुजरती है, प्रार्थना करते हैं कि कोई रोके और उनकी सहायता करे। और सहायता भी कैसे करे, देखो क्लियर है, भीख नहीं मांग रहे, चैरिटी। दे नीड नॉट चैरिटी, हाँ चैरिटी नहीं मांगते वो, फिर क्या चाहिए उनको, उनका जो प्रोड्यूस है, उनके पास जो चीजें हैं, उसके बदले वो उन्हें मनी, सिटी मनी उनके हैंड में दे, जिससे उनका काम चले। जस्ट वन टू इंक्वायर, कोई आए पूछे व्हाट फार्मर्स प्राइसेस आर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या उम्मीद लगा के रखते हैं वो, तो ये उम्मीद लगा के रखते हैं कि यहाँ से गुजरती हजारों जो गाड़ियां हैं उनमें से कोई व्यक्ति आए और ये पूछे व्हाट फार्मर्स प्राइसेस, की उन किसानों की जो वस्तुएं हैं, उनके जो प्रोड्यूस है, उनके जो आर्टिकल, उनकी क्या कीमत है, ये पूछे, ये उम्मीद करते हैं। आइडिया, ऊपर का आइडिया तो आपको याद है, कवि के दिमाग में आता है कि इनकी समस्याओं का खात्मा करने का एक ही तरीका है कि इनको मार दिया जाए, लेकिन एक बचकाना विचार है, चाइल्डिश एक बचकाना विचार है, और कवि उनके साथ पूरी तरह से सिंपैथाइज है। एंड वन डिड स्टॉप, अब ध्यान रखो भाई, क्या हुआ, एक रुकी गाड़ी, एक रुकी, आप कह देंगे एक भी नहीं रुकी कि इतनी हजारों गाड़ियों में, हाँ जी एक रुकी। फिर देखो ये क्या है, एक रुकी, सटायरिकल अप्रोच है, और वो सटायरिकल, हाँ रुकी एक रुकी क्या, एंड वन डिड स्टॉप, एक रुकी, बट आ गया। बट कब आएगा, किसी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट यदि बट आता है तो उसका मतलब है उसके अगेंस्ट नेगेटिव, मीन्स रुकी ना, तो ये कोई पॉजिटिव नहीं समझता, उनके वेलफेयर के लिए नहीं। देखो क्या कहना चाह रहा है, ओनली टू प्लाउ अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। क्या हुआ, वो रुकी कैसे, एक गाड़ी रुकी ना, तो कैसे, आगे जाके टर्न करके, और जब वो टर्न किया उसने तो क्या कर दिया, प्लो माने उखाड़ना, क्या, यार्ड, वहां का जो एरिया जिसको हम यार्ड कहेंगे, आहता वहां का ग्राउंड, उसमें से क्या कर दिया उसने भाई, घास उखाड़ दी। अपने टर्न के लिए रुका, तो इसका क्या मतलब हुआ, उनकी हेल्प के नहीं रुकी गाड़ी। पहली बात, ये गाड़ी रुकी वो केवल अपना टर्न लेने के लिए, और उसने जब टर्न लिया तो क्या हुआ, उसने घास को उखाड़ दिया और उस जगह को खराब कर दिया। फिर क्या कह रहा है, एंड अनदर टू आस्क, ये दूसरी गाड़ी रुकी, ये क्यों रुकी, टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। वे टू बाउंड से क्या मतलब है, ये रास्ता कहां तक जाता है, ये रास्ता कहां खत्म होता है, ये पूछने के लिए दूसरी गाड़ी रुकी। पहली किस लिए, अपना टर्न लेने के लिए रुकी, दूसरी रास्ता पूछने के लिए रुकी, रास्ता कहां तक जाता है, और एंड अनदर टू आस्क, एक और रुकी, ये आपकी थर्ड हो गई। तो बच्चों आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी गाड़ियां रुकी, तो 3 रुकी। ओके, उनके पर्पस भी आपके सामने क्लियर हो रहा है। थर्ड, आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, किस लिए रुकी, वो इसलिए रुकी, थर्ड जो कार रुकी थी वो इसलिए रुकी कि उसने, मीन्स कार
के मालिक ने पूछा उनसे, किसानों से क्या पूछा, क्या उनके पास गैस मिलेगी, क्या वे गैस बेचते हैं। अब देखो आप, यहाँ एक आया गैलन, आया ना, गैलन ऑफ गैस। आप जानते हो ना गैलन, अरे भाई आप परचेजिंग करते हो कि नहीं, या कोई भी चीज खरीदते हो बेचते हो, है ना। कुछ चीजें किलो से बेची जाती है, खरीदी जाती है, कुछ चीजें मीटर से बेची जाती है, खरीदी जाती है, कुछ चीजें डजन से बेची जाती, खरीदी जाती है। और इसी तरह से मापन के रूप में आपके पास एक वर्ड आया गैलन। गैलन क्या बच्चों, गैलन एक गैस का मापन है, गैस को मापने का, लिक्विड को मापने का मापन है। और यदि हम गैस के मापन की बात करें कि एक गैलन का क्या मतलब है, तो एक गैलन का आप इतना समझ लो 4.5 क्या आपका लीटर, ये उसका मापन है। क्या बात चल रही है, गैलन पूछने के लिए मींस गैस बेचते हैं क्या। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हेड नन डिडंट इट सी। बड़ा व्यंग्य है, कवि कह रहा है क्या उनको दिखता नहीं क्या, क्या दिखता नहीं क्या कि जो ग्रामीण लोग हैं उनके पास छोटा मोटा जो उनका घूमती है, आप बताओ वो गैस कैसे बेचेंगे, इनको कौन बेचने देगा, इनके पास लाइसेंस कहाँ, गांव में गैस कहाँ से मिलेगी। तो ये क्या हो रहा है, शायद प्रोबेबली ये लोग उनसे ये पूछ के उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और इसी पर्पज से कवि ने नाराज होकर क्रॉसली का मतलब है एंगर हो जाना, एंगर, टू बी एंग्री। और यहां कवि किस लिए नाराज होता है, उनके इस ट्रीटमेंट के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस बात पर, इस बात पर, ये तो हद हो गई, वहां उनके पास मूलभूत संसाधन नहीं है और उनसे पूछा जा रहा है कि आप गैस बेचते हो क्या। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। अरे उनका जो कंट्री मनी है, उनका जो स्केल है, मापदंड है, वो इस तरह का नहीं है भाई। उनके भाग्य में कहा, जैसे शहर के लोग इस तरह के बिजनेस से जैसे लाभ लेते हैं, तो ऐसा इनके भाग्य में कहा। द रिक्विजिट, आप देखो, लिफ्ट ऑफ अ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। इनमें इस तरह की भावना बिल्कुल नहीं पाई जाती। से मतलब इनके विकास के लिए, इनके वेलफेयर के लिए कहीं शहरों में ऐसा विचार नहीं। इसी विचार को पोइट हमारा और से बात कर रहा है। जब कभी भी लाइन के बाद अगली लाइन और लगकर आती है, तो इसका मतलब होता है आइडिया वही है, अल्टरनेटिव समझाने का प्रयास कर रहा है। सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और इस तरह की शिकायतें उनसे है। यहां देखो फिर दोबारा, आई कांट हेल्प। कवि यहां पर अपने आप को हेल्पलेस पाता है, हेल्पलेस। पोइट फाइंड्स हिमसेल्फ हेल्पलेस। कवि ये सहायता नहीं कर पाता है। द ग्रेट रिलीफ, है ना, ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। कवि ये चाहता है व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली पोइट वांट्स टू हेल्प सच पीपल, डिप्राइव्ड पीपल, पुअर पीपल, फार्मर्स, विलेजर्स। लेकिन पोइट रियलाइज करता है, ये रियलाइजेस क्या, कि कोई फायदा नहीं, उनकी सहायता कोई शहरी नहीं करता। और कवि ने देखा था ना, उसने सोचा कि किस तरह से मैं उनका अंत कर दूं, लेकिन ये भी कोई जो है तरीका नहीं है। वो ये कहना चाह रहा, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। ये देखो कवि क्या कह रहा है,
एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, एट वन स्ट्रोक। और क्या कह रहा, यानी टू पुट दीज पीपल, किसके लिए आया, इन लोगों को एक ही झटके में मैं क्या कर दूं, इनकी दशा बदल दूं। कवि ये कहना चाह रहा है कि यदि मैं एबल हूं, पावरफुल हूं, तो एक ही झटके में इनके दर्द को बदल दूं, देयर पेन। किसके लिए आ रहा है, दीज पीपल, और देयर पेन किनके, इन गरीबों के लिए। एंड देन नेक्स्ट, और फिर डे, अगले दिन एक झटके में मैं ये दशा बदल दूं इनकी। और कैसे बदल दूं, इनको मार के, यही समाधान है। अरे भाई, ये इतनी बड़ी बात कवि क्यों कहना चाह रहा है, कवि ये कहना चाह रहा है कि शायद इस समस्या का समाधान नहीं है, ये ऐसा चलेगा। क्यों, कवि ने गवर्नमेंट को, लीडर्स को, सबको इनडायरेक्टली, सटायरिकली कह दिया, नो वन वांट्स टू हेल्प एंड नो वन वांट्स टू हैव सॉल्यूशन। तो फिर मैं अगले दिन जब जागूं, एज आई कम बैक इनटू द सेन, सेन का मतलब है जब मैं अगले दिन होश में आऊं। यदि ऐसा कर लूं और जब अगले दिन होश में आऊं तो क्या हो, आई वंडर हाउ, और मुझे आश्चर्य हो, आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, लाइक यू टू कम टू मी से मेरे विचार से आश्चर्य हो रहेगा मुझे कि आप मेरे विचार से सहमत हो या नहीं। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे अगले दिन यदि मैं जागूं से मतलब मैं सैन में आऊं, यदि मैं इस विचार में आपका साथ पाऊं, तो मुझे इस बात से रिलीफ मिलेगा कि आप मुझे इसमें कोऑपरेट करें। मीन्स मेरे विचारों से आप कितने सहमत हैं। कवि कहना चाह रहा है, लास्ट में उसने कंक्लूडिंगली बोला, मुझे रिलीफ कब मिलेगा, मुझे शांति कब मिलेगी, यदि आपका मेरे इस विचार में, मेरी इस भावना में आपका मुझे साथ मिले। आपने देखा लास्ट में कंक्लूडिंगली पोइट क्या कह रहा है, पोइट अपील कर रहा है दुनिया से, क्या करें, लेट अस कम टुगेदर, लेट अस पुट आवर हेड्स टुगेदर, आओ हम एक साथ। इस तरह के विचारों से ऐसे लोग जो गरीब है, डिप्राइव्ड है, जिनका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हो रहा है, जिनके लिए संसाधनों की आवश्यकता है, उनका हम सहयोग करें और इस दुनिया को हम क्या करें, बैलेंस करें। और ये दुनिया बैलेंस कब हो सकती है, जब शहरी लाइफ बैलेंस होगी तो ग्रामीण लाइफ बैलेंस होगी। और बैलेंस कैसे, वैचारिक तरीके से हमें उनके प्रति सिंपैथी रखनी चाहिए। बच्चों में बहुत सारे लिटरेरी फिगर्स है, लाइन टू लाइन एक एक लाइन को ऑपरेट करें तो बहुत सारा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा लेंदी पोएम है, तो स्वाभाविक है वीडियो का भी लेंदी होना। हमने बहुत कोशिश की कि जल्दी से जल्दी हम इसको शॉर्ट में जो है करें, लेकिन हमारा आपसे निवेदन ये रहेगा, आप स्किप ना करें, पूरा सुने, देखें और एक और टेक्स्ट बुक साथ लेके बैठे। तो आपको मैं वादा करता हूँ एक एक क्वेश्चन का आपको क्लियर कट आंसर मिलेगा। ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हेल्पफुल होगा, और हम उम्मीद करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपके कमेंट से हमें हौसला मिले, आपकी और कविताएं लेकर हम इसी तरह से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।